हेलो बच्चों, चलिए आज क्लास को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। बीएससी सेकेंड सेमेस्टर जूलॉजी यूनिट फर्स्ट के वो सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं जो इस साल एग्जाम पेपर में फंसने वाले हैं। जिस तरह सूरज पूरब से निकलता है उसी तरह ये क्वेश्चन एग्जाम पेपर में रखे हुए मिलते हैं। यूनिट फर्स्ट का नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स और पेपर का नाम तो आपको याद है, ये बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। चलिए देख लेते हैं यूनिट फर्स्ट के वो कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो इस साल आपके एग्जाम पेपर में फंस सकते हैं। तो सीधे क्वेश्चन फर्स्ट मैंने लिया है, न्यूक्लिक अम्लों के अणु किसके बहुलक होते हैं। जिन बच्चों को हिंदी में पढ़ना है वो हिंदी में पढ़ें और जिन बच्चों को इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में पढ़ लें। द मोलिक्यूल्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड के किसके होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के। सी पे आप टिक लगा दो, बाकी ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जरा ध्यान देना सेकंड पर। इनमें से कौन सा पदार्थ नाइट्रोजनीय क्षारक नहीं है। यार बात भी बिल्कुल सही है, कौन सा पदार्थ नाइट्रोजनीय क्षारक नहीं है। अब तुम्हें पता है कि जो डीएनए होता है उसमें 4 नाइट्रोजन क्षार होते हैं और आरएनए में भी 4 नाइट्रोजन क्षार होते हैं। अब इनमें से चारों ऑप्शन पढ़ो। इसमें बोला है कि इनमें से कौन सा पदार्थ नाइट्रोजनीय क्षारक नहीं है। 4 ऑप्शन है। यूरेसिल, हाँ आरएनए में पाया जाता है, नाइट्रोजन क्षार है। एडेनिन नाइट्रोजन क्षार है। थाइमिन नाइट्रोजन क्षार है, डीएनए में पाया जाता है। वर्ड जो ये तुम देख रहे हो ना, ट्यूब्यूलिन ये प्रोटीन है, ये जो है हमारा क्षारक नहीं होता। याद कर लो ठीक से। ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि यूरेसिल डीएनए में नहीं होता, थाइमिन आरएनए में नहीं होता। ये सब नाइट्रोजन बेस, अच्छे से याद कर लो, समझ लो, काम आएंगे आपके। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 3, इनमें से कौन सा पदार्थ पिरिमिडीन नाइट्रोजनीय क्षारक से नहीं है। अब जरा ध्यान देना, देखो जो पिरिमिडीन होते हैं ना, एक होता है पिरिमिडीन और एक होता है प्यूरिन। इन दोनों के बारे में तुम्हें बता दूं, जो ये होता है ना साइटोसिन और थाइमिन, डीएनए में साइटोसिन और थाइमिन ये दोनों पिरिमिडीन होते हैं और एडेनिन और ग्वानिन ये दोनों के दोनों जो होते हैं ना ये प्यूरिन होते हैं। किस किस को बात समझ में आई, यानी कि पिरिमिडीन जो होते हैं वो साइटोसिन और थाइमिन होते हैं। मैं डीएनए की बात कर रहा हूँ, आरएनए की बात अभी नहीं कर रहा। और प्यूरिन जो होते हैं वो भी 2 होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। अब सी और जी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, इनमें से कौन सा पदार्थ पिरिमिडीन नाइट्रोजनीय क्षारक से नहीं है। तो साइटोसिन, हाँ साहब ये पिरिमिडीन है। एडेनिन ये प्यूरिन है। थाइमिन, जो थाइमिन होता है ना ये भी क्या है, पिरिमिडीन है। यूरेसिल ये आरएनए में पाया जाता है थाइमिन के स्थान पर। याद कर लो, थाइमिन के स्थान पर आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। तो ये भी पिरिमिडीन है, ये भी पिरिमिडीन है, थाइमिन भी। और साइटोसिन भी क्या है, पिरिमिडीन है। एडेनिन क्या होता है, प्यूरिन होता है। तो बी पे टिक लगा दो, बी नंबर इज़ द राइट ऑप्शन। देखो लगा हुआ भी है और कोई दिक्कत नहीं है, मैंने एक बार और लगा दिया, ठीक है। जिसको ये पीडीएफ फाइल चाहिए मैं भेज दूंगा, टेंशन मत लो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। कुल 75 क्वेश्चन मैंने आज के लेक्चर में लिए हैं और बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पेपर आपका आने वाला है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, चाहे मुरादाबाद यूनिवर्सिटी के हों, MJPRU के हों, CCSU के हों, DDU के हों, आगरा यूनिवर्सिटी के हों। अभी बहुत कम यूनिवर्सिटी में बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम पेपर हुए हैं, तो पढ़ लो प्यार के साथ में। न्यूक्लियोटाइड अणु किन अणुओं के संयोजन से बनता है। जो न्यूक्लियोटाइड होता है इनमें 3 इकाई होती हैं। एक तो क्षार होता है, ये पता है आपको, ठीक है सर, एक क्षार हो गया नाइट्रोजनी क्षार। दूसरा शर्करा होती है, ठीक है, 2 हो गए फास्फेट इकाई होती है। ढूंढ लो। तो जो ये बी नंबर आप देख रहे हो ना, नाइट्रोजन क्षार प्लस शर्करा प्लस फास्फेट समूह इकाई को आप न्यूक्लियोटाइड कहते हो। समझ गए सर, आगे बढ़ा दो। यार यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, आपकी तरह कोई नहीं है, मैं सही बताऊं तो यार बस पढ़ने की देर है। न्यूक्लियोसाइड अणु के संयोजन में भाग लेने वाले अणु, न्यूक्लियोसाइड क्षार प्लस शर्करा, फास्फेट समूह छोड़ दो। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में सिर्फ अंतर फास्फेट समूह का होता है, बाकी किसी चीज़ का अंतर नहीं होता। तो यहाँ पर देखो नाइट्रोजन क्षार प्लस शर्करा, ए नंबर पे टिक लगा दो, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तभी तो बोल रहा हूँ यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट। अरे यार बिना ऑप्शन पढ़े आप लोग बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो, इससे ज़्यादा क्या लोगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। राइबोस शर्करा से कौन सा नाइट्रोजनी क्षारक नहीं होता। यानी कि राइबोस शर्करा में कौन से नाइट्रोजन क्षारक नहीं होता। विच नाइट्रोजीनियस बेस डजन
वाइन विद राइबोस शुगर। तो एडेनिन होता है, यानी कि जो थाइमिन होता है ना, थाइमिन के स्थान पे यूरेसिल होता है। अब इसमें ढूंढ लो थाइमिन कहाँ पे है, ये आएगा, बी पे टिक लगा दो। और ये ऊपर मैंने कंसेप्ट आपका क्लियर कर दिया, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करते हुए भी चलेंगे, क्योंकि बात ये है, बस यही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। डीऑक्सी राइबोस शर्करा से कौन से नाइट्रोजनीय क्षारक नहीं है? देखो यूनिट फर्स्ट के कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में पूछे जाएंगे। अरे 8-10 क्वेश्चन मान लो, और जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आज के लेक्चर से ही पूछे जाएंगे, इसलिए आज का लेक्चर पूरा कंप्लीट पढ़ना है। डीऑक्सी राइबोस शर्करा से कौन से नाइट्रोजनी क्षारक नहीं होता? तो यार डीऑक्सी राइबोस यूरेसिल जो होता है ना, ये भैया डीएनए में नहीं पाया जाता, याद कर लो ठीक से। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8 है, न्यूक्लियोटाइड्स अम्लीय इसलिए होते हैं, किस लिए होते हैं? क्योंकि जो फास्फेट समूह है ना, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल H3PO4 जो होता है, ये वाला देख लो, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड फास्फेट समूह ऋणात्मक आवेशी होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, प्रोटीन को यह नाम किसने दिया? भाई प्रोटीन को यह नाम किसने दिया? वर्जेलियस ने, मुल्डन ने, इन दोनों ने। बोथ ऑफ दी सी पे टिक लगा दो, वर्जेलियस और मुल्डन ने प्रोटीन नाम दिया। ओके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम पेपर में फंसता जरूर है। क्वेश्चन 10 देखो जरा, कौन से एमिनो अम्ल का अणु विषम चक्रीय होता? द मोलिक्यूल ऑफ विच एमिनो एसिड इज हेट्रोसाइक्लिक। तो प्रोलीन इज ए राइट ऑप्शन। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किनके अणु जल में घुलने पर ज्यूपिटर आयन का काम करते हैं? एमिनो एसिड के। ढूंढ लो कहाँ पर है, बी पे आप टिक लगा दो। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन याद कर लो। ज्यूपिटर आयन स्ट्रक्चर जो होती है वो हमेशा एमिनो एसिड में ही पाई जाती है, इसके अलावा कहीं भी ज्यूपिटर आयन स्ट्रक्चर नहीं मिलती। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 12, प्रोटीन के संश्लेषण में भाग लेने वाले एमिनो अम्लों में से कितने अम्लों के अणु आध्रुवीय होते हैं? नॉन पोलर होते हैं, वो 8 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 8 होते हैं। प्रोटीन के संश्लेषण में भाग लेने वाले एमिनो अम्लों में से कितने अम्लों के अणु आध्रुवीय होते हैं? पता है आपको, प्रोटीन में 20 एमिनो एसिड पाए जाते हैं, जिनमें 10 एमिनो एसिड हमारी बॉडी के अंदर होते हैं और 10 एमिनो एसिड की पूर्ति हम बाहर से भोजन द्वारा करते हैं। उसमें कितने नॉन पोलर होते हैं? 8 होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13, सबसे सरल एमिनो अम्ल उदाहरण होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फंसता पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे सरल एमिनो अम्ल अणु देता है, आप बोलोगे ग्लाइसिन, ल्यूसिन भी नहीं होता, डी पे आप टिक लगा दो। ग्लाइसिन इज अ राइट ऑप्शन। ओके ग्लाइसिन जो होता है ये सबसे सरल एमिनो एसिड होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। एस्पार्टिक एसिड हो या ग्लूटेमिक एसिड हो, दोनों एमिनो अम्लों के अणु होते हैं, हमेशा एसिडिक होते हैं। एस्पार्टिक अम्ल और ग्लूटेमिक अम्ल, अब इन्होंने ना अम्ल नहीं रखा है, अगर अम्ल लिख देते एस्पार्टिक अम्ल और ग्लूटेमिक अम्ल तो आप समझ लेते इसका नेचर अम्लीय होगा। लेकिन भैया वो भी चालाक आदमी है, क्वेश्चन पेपर बनाने वाला, उसने क्या काम करा, एस्पार्टिक और ग्लूटेमिक नामक रख दिया। लो तो प्रकृति कैसी होती है इसकी? अम्लीय होती है, यानी कि एसिडिक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15वां, निम्नलिखित में से कौन सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट? अब कार्बोहाइड्रेट की बात आ गई। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? ऊर्जा उत्पादक होते हैं। नॉर्मल फॉर्मूला सब मैंने इस लेक्चर में ले रखा, घबराओ मत। तो सबसे सरल जो होता है ना वो ये ग्लिसरेल्डिहाइड होता है। ग्लूकोज में मत ठोक दियो, कभी ग्लूकोज पे ठोक दो। ग्लिसरेल्डिहाइड ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है। कौन सा होता है सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट? ग्लिसरेल्डिहाइड। याद हो गया? हो गया। आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तुम देख रहे हो ना, आणविक चौपरोन, मोलेकुलर चौपरोन के रूप में कार्य करता है। यह अणु प्रोटीन के तह में सहायता के लिए आणविक चौपरोन के रूप में कार्य करता है, तो वो प्रोटीन होता है। ऑलवेज याद कर लो ठीक से। ओके सर चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17 पूफा का अर्थ है, फूफा नहीं, कभी वो वाले फूफा, घर वाले फूफा, वो वाले नहीं है, दूसरे वाले पूफा है ये। पूफा का अर्थ है, पूफा स्टैंड्स फॉर, पूफा का अर्थ है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पी मतलब पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ओके तो डी पे आप टिक लगा दो बेझिझक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 18 है, डॉट से कम वाली श्रृंखलाओं को पेप्टाइड कहा जाता है। 50 एमिनो एसिड से कम वाली, ठीक है, श्रृंखलाओं को पेप्टाइड कहा जाता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 19वां, लगभग कितने तत्व जीव पदार्थ के संयोजन में भाग लेते हैं? अप्रोक्सीमेटली हाउ मैनी एलिमेंट्स पार्टिसिपेट इन द कंपोजिशन ऑफ लिविंग मैटर?
तो 20 से 25 एलिमेंट होते हैं। कितने होते हैं? 20 से 25 एलिमेंट। तो यहाँ जो 20 से 25 होते हैं तो ए पे टिक लगा दो, ए नंबर इज द राइट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 पढ़ो जरा क्वेश्चन ये वाला। इनमें से कौन सा तत्व जीवों के लिए लघु मात्री अल्प तत्व नहीं होता? विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट्स इज नॉट ए ट्रेस एलिमेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म? मैग्नीज, जिंक, मोलिब्डेनम या मैग्नीशियम? डी पे आप टिक लगा दो, मैग्नीशियम इज अ राइट ऑप्शन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ज़्यादा नहीं है, 75 क्वेश्चन है, यूँ ही 10-15 मिनट में हो जाते हैं। देखो, रुई हो गई, जूट हो गया, सन हो गया आदि में खिंचाव सहने की शक्ति मुख्यतः किसकी उपस्थिति के कारण होती है? सेलुलोज। प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला प्राकृतिक बहुलक है यह वाला सेलुलोज जो होता, या पदार्थ मान के चलो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ। तो रुई, जूट, सन आदि में खिंचाव सहने की शक्ति मुख्यतः किसकी उपस्थिति के कारण होती है? सेलुलोज की उपस्थिति के कारण होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन छोटा, बस थोड़ा सा ऑप्शन बड़े कर दिए गए हैं। काइटिन मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। काइटिन मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? आप बोलोगे कीटों तथा अन्य ऑर्थोपोड जंतुओं के वाहक कंकाल में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23, इनमें से ऑक्सीजन के परमाणु सबसे कम किस में होते हैं? प्रोटीन में, अच्छा, लिपिड में होते हैं। बाकी न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इनमें ऑक्सीजन भर भर के होती है। बस ये जो लिपिड देख रहे हो ना, इसमें ऑक्सीजन के परमाणु बहुत कम मात्रा में होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24, बसीय अम्लों के अणु में क्रियात्मक समूह होते हैं। बसीय अम्लों के अणु में क्रियात्मक समूह होते हैं। एक तो ये मैथिलीन ग्रुप भी, मैथिल भी होता है तुम्हारे पास, मैथिल, फिर COOH भी होता है। ठीक है, ये दोनों के दोनों प्रेजेंट होते हैं। मेनली तो जो फैटी एसिड होते हैं उसमें ये वाला ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन हाइड्रोकार्बन श्रृंखला भी होती है, तो इसको बोल दिया गया ये एल्किल समूह और कार्बोक्सिलिक समूह दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यानी कि सी पे आप टिक लगा दो बेझिझक। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। वे मोनोसेकेराइड जिनमें कीटोनिक समूह पाया जाता है कहलाते हैं कीटोस। कीटोनिक समूह पाया जाता है कीटोस कहलाते हैं। जैसे कीटो हेक्सोस को आप फ्रक्टोज कहते हो और एल्डो हेक्सोस को आप ग्लूकोज कहते हो। समझ गए? अरे वाह भाई वाह, यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट। 26 देखते हैं। मोनोसेकेराइड होते हैं, बड़े सिंपल और बड़े इजी क्वेश्चन आ गए। मोनोसेकेराइड स्वाद में मीठे होते हैं, यह आपको पता है। चलिए 27 देखते हैं। एक डाइसेकेराइड जिसके जल अपघटन से केवल ग्लूकोज प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन मैं हर बार आपको बताता हूँ। जो माल्टोज होता है, जल अपघटन पर केवल ग्लूकोज के अणु मिलते हैं आपको, यानी कि बी पे आप टिक लगा दो बेझिझक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28, निम्नलिखित में से एक पॉलीसेकेराइड है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए पॉलीसेकेराइड? ग्लूकोज ये मोनोसेकेराइड है, माल्टोज ये डाइसेकेराइड है, लैक्टोज ये भी डाइसेकेराइड है, और जो ग्लाइकोजन है ये पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, यहाँ पे वी पे आप टिक लगा दो। अगला क्वेश्चन देखो जरा 29, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य एकलक अणु है। कार्बोहाइड्रेट का सामान्य एकलक अणु है। देखो, चाहे आप लैक्टोज पढ़ो, चाहे सुक्रोज पढ़ो, चाहे माल्टोज पढ़ो, चाहे स्टार्च पढ़ो, अजी सबके सबका एकलक जो होता है वो ग्लूकोज होता है। सबके सब ग्लूकोज से मिलकर बनते हैं। यहाँ पर आप ए पे टिक लगा दो, ग्लूकोज इज द राइट ऑप्शन। और ये जो ग्लूकोज शर्करा है ना, ये हमारे ब्लड में क्या होती है? विलय होती है। कभी कभी इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लेता आता है यार, घबराओ मत। चलिए क्वेश्चन 30 है। ग्लाइकोजन बहुलक है। ग्लाइकोजन किसका बहुलक है? तो मैंने बता दिया, ग्लाइकोजन ग्लूकोज का बहुलक है। ए बी पे आप टिक लगा दो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 31, सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज इज, तो सेल्यूलोज जो है ना एक पॉलीसेकेराइड है। मैंने बता दिया आपको सेल्यूलोज क्या होता है, एक पॉलीसेकेराइड होता है, याद कर लो, जो प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 32, नाइट्रोजन युक्त पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है काइटिन। हाँ इज द राइट ऑप्शन। काइटिन पे टिक लगा दो बेझिझक। और देखो मैंने टिक लगा भी रखा, डरो मत, घबराओ मत। अगला क्वेश्चन देखते हैं 33, पढ़ो बेटे जरा 33। ग्लाइकन कहा जाता है प्रोटीन को, वसा को, एमिनो अम्लों को, या पॉलीसेकेराइड को? पॉलीसेकेराइड को क्या कहते हैं भैया? ग्लाइकन कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 34, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में फंसेगा। कोलेस्ट्रोल है, कोलेस्ट्रोल क्या चीज़ है? स्टेरॉइड। हाँ कभी कभी ऐसे पूछ लेता है स्टेरॉइड है, कभी कभी पूछ लेता है कोलेस्ट्रोल है। ये दोनों क्वेश्चन आगे पीछे करके आपसे पूछ सकता है, पर घबराना मत, डरना मत बिल्कुल भी। बोलना अगर स्टेरॉइड आए तो भी कोलेस्ट्रोल ठोक दो, कोलेस्ट्रोल आए तो स्टेरॉइड ठोक दो। ये यहाँ पर जो है ए पे टिक लगा दो, स्टेरॉइड इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो जरा 35, मक्खन तो खाई होगी या मक्खन अभी तक ना खाई? 1 चम्मच मक्खन 5 ग्राम मान लो,
कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी, एक यानी कि एक चम्मच मक्खन से कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी। हाउ मैनी किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी विल बी ऑब्टेन फ्रॉम 1 टीस्पून, ठीक है, यानी कि टीस्पून ऑफ बटर 5 ग्राम, तो 45 किलो कैलोरी एनर्जी आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 36। साबुन क्या है? साबुन क्या चीज़ है? अरे साबुन आपने हाथ में लिया और मुंह पे रगड़ा, फिर मुंह धो लिया, जिससे मुंह क्या लगता है, गोरा लगता है, साफ़ सुथरा लगता है। वो वाला साबुन क्या है? वो साबुन होता है, देखो, बसीय अम्ल व क्षार के लवण सा बनता है, ठीक है। बसीय अम्ल कोई भी हायर फैटी एसिड, जैसे सोडियम पॉमिटेट पकड़ लो, सोडियम स्टीरेट पकड़ लो, ठीक है, और प्लस क्षार से क्रिया करवा दो, तुरंत साबुन बन के तैयार हो जाएगा। अपना भर भर के साबुनीकरण 10th क्लास में पढ़ रखा। आज ये क्वेश्चन देखो यहाँ भी पूछ लिया, बोले लो बेटा ये क्वेश्चन करके दिखाओ, दम है तो आज देखें जरा किस में है कितना दम। निम्न में कौन सा संतृप्त वसीय अम्ल है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो जो ये स्टेरिक अम्ल है ये कौन सा है? ये हमेशा संतृप्त वसीय अम्ल होता है, ठीक है, सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। चलिए क्वेश्चन 38। पामिटिक अम्ल संश्लेषित होता है साइटोसोल से। पामिटिक अम्ल अगर बनाना है तो किससे बनाओगे? साइटोसोल से बनाओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 39 है। समस्त कोशिकाओं में ऊर्जा विनिमयक का काम करने वाला उच्च ऊर्जावान न्यूक्लियोटाइड होता है। समस्त कोशिकाओं में ऊर्जा विनिमयक का काम करने वाला उच्च ऊर्जावान न्यूक्लियोटाइड होता है एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, यही तो होता है ना एटीपी। अरे यार पादप जगत का सिक्का बोला जाता है इसको, एटीपी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 40। इनमें से कौन सा पदार्थ न्यूक्लियोटाइड से व्युत्पन्न सह एंजाइम नहीं होता? वो नहीं होता एटीपी, इज अ राइट ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं 41। हमारे शरीर का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल होता है? 55% है। अरे यार हमारे शरीर का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल होता है? 57%। ये सही है ऑप्शन, ये तो सही होना चाहिए यार। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 42। जल में जल के अणु किन बंधों द्वारा परस्पर जुड़े होते हैं? तो जल के जो मोलेक्यूल होते हैं ना वो हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। यहाँ पे एक टिक लगा दो ए पे। ओके, 43 देखो जरा क्वेश्चन। पृथ्वी पर कौन सा अकेला ऐसा पदार्थ है जो ठंडा होकर जमने पर फैलता है? यार बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। पृथ्वी पर कौन सा अकेला ऐसा पदार्थ है, एक ही चीज़ है, एक ही है बस, दूसरा कोई है भी नहीं जैसा, जो ठंडा होकर जमने पर फैलता है? मीथेन, अमोनिया, जल और हेक्सो यानी कि हैक्लोहोल, अरे हेक्सो एल्कोहोल है यार, ये हैक्लोहोल कर दिया ना, गलत लिख दिया। चलो कोई नहीं, सी पे आप टिक लगा दो, वाटर इज ए राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो 44। पृथ्वी पर सबसे उत्कृष्ट विलयन होता है किसका? जल का। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 45। जीवों के बृहद पोषक पदार्थ होते हैं, यानी कि न्यूक्लिक अम्ल व लिपिड भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, प्रोटीन भी होते हैं। आप डी पे टिक लगा दो, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46। जीवों के सूक्ष्म पोषक पदार्थ होते हैं। देखो सूक्ष्म पोषक पदार्थ, एक खनिज और एक विटामिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने बोला नहीं 8 से 10 क्वेश्चन इस यूनिट से जो आपके फंसेंगे ना वो यहीं से फंसने वाले हैं, यहाँ के अलावा कहीं से नहीं फंसेंगे, ठीक है। जीवों के सूक्ष्म पोषक पदार्थ होते हैं, एक खनिज होते हैं और एक कौन से होते हैं? विटामिन भी हो, दोनों के दोनों होते हैं, यानी कि इनमें से दो, खनिज और विटामिन दोनों, ठीक है, यानी कि डी पे आप टिक लगा दो, इनमें से दो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 47। सामान्यतः वसा के एक अणु के संश्लेषण में जल के कितने अणु मुक्त होते हैं? वसा के एक अणु जब बनता है तो जल के कितने अणु निकलते हैं? 3 अणु बाहर होते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 48। इनमें से पाचन में अपेक्षाकृत कठिन अर्थात कठोर वसा कौन सी है? घी का पाचन हर किसी के बस की बात आसानी से नहीं होता, यही तो है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 49। आरक्षित भोजन के रूप में वसा का भंडारण शरीर में कहाँ होता है? वो होता है वसा उत्कों में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 50 देखते हैं। एक 75 किलोग्राम भार के व्यक्ति के शरीर में सामान्यतः कितनी वसा संचित रहती है? 15 किलोग्राम वसा जो है वो संचित रहती है। 51। इनमें से वेलवर किस में पाया जाता? फिश में पाया जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखो 52। मधुमक्खी का छत्ता किस पदार्थ का बना होता है? वो मोम का बना होता है, वैक्स जिसे बोलते हो आप।
अगला क्वेश्चन देखो 53, कोशिकाओं में फास्फोलिपिड की प्रमुख भूमिका किसमें होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पढ़ो जरा प्यार के साथ में। कोशिकाओं में फास्फोलिपिड की प्रमुख भूमिका होती है जीवन कलाओं की मूल संरचना इज ए राइट ऑप्शन। आप यहाँ पर ए पे टिक लगा दो, जीवन कलाओं की मूल संरचना। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 54, इनमें से कौन सा पदार्थ व्युत्पन्न लिपिड नहीं है? व्युत्पन्न लिपिड नहीं है, वो है तुम्हारे पास सिफेलिन इज अ राइट ऑप्शन। ये व्युत्पन्न लिपिड नहीं होता, याद कर लो ठीक से। अगला क्वेश्चन देखो जरा 55, आइसोप्रीन अणु में कार्बन परमाणु की संख्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइसोप्रीन अणु में कार्बन परमाणु की संख्या 5 होती है, C5, ठीक है। कितनी होती है? 5 होती है, याद कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइसोप्रीन अणु में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। हो गई याद। अगला क्वेश्चन देखते हैं 56, हमारे रुधिर दाब जनित रोगों से किस कार्बनिक पदार्थ का संबंध होता है? टोकोकोलिक अम्ल का। कोलेस्ट्रॉल इज अ राइट ऑप्शन। बोलते नहीं है कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल घट गया, इसका बस राइट ऑप्शन है। 57, आइसोप्रीन से व्युत्पन्न पदार्थ कौन सा है? पड़हरिम का फॉइटल, ये भी है। यूकेलिप्टस का तेल, ये भी है। पिपरमेंट, ये भी है। तो डी पे टिक लगा दो, ये सभी, यानी कि ऑल ऑफ दिस। 58 देखो, ट्रिप्टोफैन नामक एमिनो अम्ल से व्युत्पन्न पदार्थ, जो ये है ना ट्रिप्टोफैन नामक एमिनो अम्ल से व्युत्पन्न पदार्थ, ये ऑक्सिन भी होता है, मिलेटोनिन भी होता है, सीरोटोनिन भी होता है। डी पे आप टिक लगा दो, यही राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखो जरा 59, कौन सा पदार्थ टाइरोसिन नामक एमिनो अम्ल से व्युत्पन्न नहीं होता? कौन सा पदार्थ टाइरोसिन नामक एमिनो अम्ल से व्युत्पन्न नहीं होता? ये मॉर्फिन कभी भी उत्पन्न नहीं होता। मॉर्फिन क्या है? एक एल्केलॉइड होता है, पेपर में पूछा जाता है मॉर्फिन क्या है? एल्केलॉइड है। क्वेश्चन 60 देखो, इनमें से कौन सी प्रोटीन के अणु तंतुवत होते हैं? इनमें से कौन सी प्रोटीन के अणु कैसे होते हैं? तंतुवत होते हैं। आप बोलोगे माइसिन, फाइब्रोनोजेन और इलास्टीन, इन सभी के जो तंतु होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? यानी कि इन सभी प्रोटीन अणुओं के तंतुवत होते हैं। कौन सी प्रोटीन के अणु तंतुवत होते हैं? तो जितने भी ये अणु हैं ना, इन सब के जो मोलिक्यूल होंगे, अणु होंगे, इन कंपाउंड के जो मोलिक्यूल होंगे वो सब तंतुवत होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 61, इनमें से कौन सी प्रोटीन के अणु गोलाकार होते हैं? हिस्टोन, ग्लूटेलिन, ग्लोबिन, इन सभी के जो अणु हैं वो कैसे होते हैं? गोलाकार होते हैं। बहुत बढ़िया। सरल लिपिड क्या होते हैं? भाई सरल लिपिड क्या होते हैं? जो ये सरल लिपिड है ना, ये क्या होते हैं यार? सरल लिपिड जो होते हैं ना, वो बसीय अम्ल व एल्कोहल के एस्टर्स होते हैं, ठीक है। बसीय अम्ल व एल्कोहल के एस्टर्स जितने भी बनेंगे ना, वो सब सरल लिपिड बनेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 63, लिपिड के जल अपघटन से प्राप्त होता है। जब भी लिपिड का जल अपघटन होगा तो लिपिड के जल अपघटन से हमेशा जो होता है वो फैटी एसिड मिलते हैं आपको, ऑलवेज याद कर लो। 64, लीपोप्रोटीन पाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लीपोप्रोटीन पाया जाता, आप बोलोगे सेल मेम्ब्रेन्स पर, यहाँ लीपोप्रोटीन पाया जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 65, असंतृप्त वसा के हाइड्रोजिनेशन करने से प्राप्त होता है, यानी कि हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैट्स यील्ड्स, तेल बनता है वनस्पति घी। बी पे आप टिक लगा दो, और ये इसकी रिएक्शन आपने बहुत बार पढ़ भी रखी होगी। चलिए कोलेस्ट्रॉल होता है एक व्युत्पन्न लिपिड, कोई संयुक्त लिपिड नहीं होता, कोई सरल लिपिड नहीं होता, ये एक व्युत्पन्न लिपिड होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 67, प्रोटीन की मोनोमर है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोटीन का जो मोनोमर होता है वो एमिनो एसिड होता है, ढूंढ लो कहाँ पर है, सी पे आप टिक लगा दो, एमिनो अम्ल। क्वेश्चन 68, एक कोशिका में सूक्ष्म अणुओं की संख्या लगभग 500 से 600 होती है, यानी कि सूक्ष्म अणुओं की संख्या लगभग 500 से कितनी होती है? 600 होती है। कितना अंदर तक का डेटा साइंटिस्ट लोगों ने बाहर निकाल लिया, ये लगा लो। एक तो आप सेल को देख नहीं सकते माइक्रोस्कोप से, जैसे उसके अंदर भी इतने अणुओं की संख्या होती है, लगाओ हिसाब। यानी कि मैक्रो मोलेक्यूल का उदाहरण है, देखो डीएनए भी होता है, प्रोटीन भी होती है, दोनों के दोनों ये मैक्रो मोलेक्यूल होते हैं। बट यहाँ पर प्रोटीन जो है वो डीएनए से और ज़्यादा बड़ा होता है, उसका अणुभार भी ज़्यादा होता है, तो ये डी पे आप टिक लगा दो, प्रोटीन वेस्ट होता है ऑप्शन। 70 देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या होता है? ये होता है CnH2O का होल एन, ये कार्बोहाइड्रेट का नॉर्मल फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलिए 71 देखते हैं, सेल्यूलोज का फॉर्मूला है, आप डी पे टिक लगा दो, C6H10O5 का होल एन। सेल्यूलोज मतलब स्टार्च का फॉर्मूला भी यही होता है, सेल्यूलोज का फॉर्मूला भी यही है और स्टार्च का फॉर्मूला भी यही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 है, सबसे मूल एमिनो अम्ल है आर्जिनिन, ये मूल एमिनो अम्ल है। अब ये जो आर्जिनिन होता है ना, इसको आप अर्ध आवश्यक एमिनो अम्ल भी कह सकते हो, आर्जिनिन को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखो, निम्नलिखित में से कौन फॉस्फोलिपिड है?
स्टेरोल, कोलेस्ट्रॉल, लीसिथिन, ये क्या है? फॉस्फोलिपिड है। बताओ कितने अंदर का क्वेश्चन पूछा? 74 देखो जरा। निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसेक्राइड मानव शरीर में बहुसंख्यक पाया जाता है? डी टाइप। ये जितने भी डी टाइप मोनोसेक्राइड होते हैं, जैसा अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, बीटा डी प्लस ग्लूकोज, ये मानव शरीर में ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 75। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन की लगभग कितनी प्रतिशत मात्रा होती है? यार क्योंकि प्रोटीन है एमिनो एसिड से मिलकर बनती है, तो नाइट्रोजन तो होना जरूरी है उसके अंदर। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है 75 का राइट ऑप्शन बताओ जरा कितना होगा? फटाफट यही साहब बताओ, आप बता दो कितना होगा। चलिए 76 देख लेते हैं हम लोग। प्रोटीन अणु किन अणुओं के बहुलक होते हैं? प्रोटीन अणु किन अणुओं के बहुलक होते हैं? हाँ 75 का राइट ऑप्शन नहीं बताया आप लोगों ने, कितना होगा जल्दी बताओ भाई, किसी को पता है? हैं भाई जल्दी बताओ यार। यार मैं डी पे लगाऊं इसमें या फिर सी पे लगाऊं? 75 का राइट ऑप्शन कौन सा होगा? डी लगा दो यार, 16% होना चाहिए। हाँ 75 का ही डी होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 बताओ ज़रा। प्रोटीन अणु किन अणुओं के बहुलक होते हैं? तो प्रोटीन अणु ये हैं एमिनो अम्लों के बहुलक होते हैं। ये क्वेश्चन अभी ऊपर भी पूछा गया था। चलिए 77 देख लेते हैं। प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण में कितने प्रकार के एमिनो अणु भाग लेते हैं? 20 प्रकार के एमिनो एसिड भाग लेते हैं। होते इतने, भाग क्या लेते हैं? 78 देखते हैं। इनमें से कौन सा एमिनो अम्ल इसेंशियल नहीं होता? ये सेरिन जो होता है ना, ये एमिनो अम्ल जो होता है आवश्यक नहीं होता। तो 10 क्वेश्चन आपके इस यूनिट से पूछे जाएंगे। तो इन 78 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन नॉर्मल सी बात है आ ही जाएंगे, पक्का फंस ही जाएंगे। ठीक है, तो इन्हीं क्वेश्चन को अच्छे से रिपीट करना, समझना, पढ़ना। जैसे यही क्वेश्चन इस साल आपके एग्जाम पेपर में फंसेंगे। कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना यार, सभी क्वेश्चन को पढ़ लेना, शुरू से पढ़ना और कहाँ तक? बिल्कुल लास्ट तक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।